नमस्कार, मैं अमित कुमार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में अपन देख रहे थे परमुटेशन ग्रुप और आज की क्लास में अपन ग्रुप थ्योरी में नेक्स्ट जो चैप्टर करने वाले हैं वो है साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह है। A group G is said to be cyclic group if there exists an element A belongs to G such that every element of G is generated by A. Then the element A is called generator of G and G है वो क्या हो जाएगा, यानी G के जो जितने भी अपने पास में एलिमेंट है उनको अपन A की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अपने पास में क्या कहलाता है, G एक चक्रीय समूह कहलाता है और A उसका क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है। मान लीजिए कि अपने पास में चक्रीय समूह है तो उसके अंदर अपने पास में G के प्रत्येक अवयव को A से जनित किया जा सकता है, यानी A की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन G को क्या कहते हैं, चक्रीय समूह कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो जेड होता है उसको अपन पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी -1 की पावर करते जाओगे तो अपने पास में पूरा अपने पास में जेड जनरेट हो जाएगा। जैसे देखिए भाई जेड के अंदर संक्रिया क्या लगती है, प्लस। तो देखिए अपन क्या करते हैं, मैं कह रहा हूँ -1 की पूर्णांक घात के रूप में इस पूरे जेड को जनरेट किया जा सकता है। सबसे पहले मैं -1 की यदि घात 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यदि मैं -1 की घात 2 करने का मतलब क्या है, -1 को -1 में ऐड करना, कितना आ जाएगा, -2। यदि मैं -1 की पावर 3 करता हूँ तो देखिए यहाँ घात का मतलब वो नहीं है जो अपन नॉर्मल गणित में करते हैं। यहाँ घात का -1 की पावर 3 का मतलब है इसमें 3 बार अपने को संक्रिया लगानी है और ग्रुप जी के अंदर जो संक्रिया है वो क्या है, प्लस है, यानी -1 को अपने को 3 बार ऐड करना है। अपने पास में क्या आ गया, -3। तो ऐसे सारे एलिमेंट अपने पास में इसकी पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त करके आ जाएंगे। ऐसे मान लीजिए -1 की पावर में क्या करूंगा, -1 करूंगा तो अपने पास में 1 आ जाएगा। यदि मैं -1 की पावर -2 करूंगा इसका मतलब क्या हो गया, -1 का और मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। और यदि माइनस अपने पास में, क्योंकि -1 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया, -1 की पावर का मतलब हो गया -1 का इनवर्स और उसका अपने को क्या करना है, स्क्वायर। भाई ए इनवर्स 2 है, इसका मतलब ग्रुप में क्या होता है, ए इनवर्स कर दीजिए और उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। अब एक का इनवर्स कितना होता है, 1। -1 का इनवर्स क्या होता है, 1, क्योंकि 1 और -1 मिलकर कितना होगा, 0। और तत्सम अवयव अपने पास जेड के लिए क्या होता है, 0। अपने पास में क्या आ गया, 1। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ गया, 1। ऐसे अपने स्क्वायर का मतलब 1 + 1 बराबर कितना आ गया। इसी प्रकार इसको 1 को 3 बार करेंगे तो -1 के इनवर्स कितना हो जाएगा, 1। और 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 3। तो ऐसे सारे एलिमेंट मतलब इससे क्या करे जा सकते हैं, जनरेट करे जा सकते हैं। तो -1 है वो इसका क्या हो जाएगा, जनरेटर। इसी तरीके से 1 का भी अपने पास पावर करेंगे तो अपने पास में सारा जेड अपने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी अपन जेड के 2 अपने पास में जनक हो गए, एक तो 1 और एक -1, और जेड क्या हो गया, चक्रीय समूह हो गया। If Z is cyclic group and A is the generator of G, then जो ऑर्डर ऑफ है A का वो किसके बराबर होगा, G के बराबर। यानी G चक्रीय समूह है तो ऑर्डर है A का वो G के बराबर। मान लीजिए कि ऑर्डर है वो G का है, A का इससे छोटा है, कम है G से, तो फिर क्या होगा, यदि A की पावर करेंगे, आपने A किया, फिर A स्क्वायर किया, फिर A क्यूब किया, और मान लीजिए A की पावर 5 किया और वो अपने को आइडेंटिटी मिल गया। और यदि ग्रुप का ऑर्डर था वो क्या था, ग्रुप का ऑर्डर मान लो 8 था, ये तो इसमें तो अपने को एलिमेंट कितने मिले, 5 एलिमेंट मिले। छठा एलिमेंट कहाँ गया, 7वां एलिमेंट कहाँ गया, 8वां एलिमेंट कहाँ गया, मिलेंगे नहीं फिर तो, यदि अगर इसकी घात कम हो गई तो यदि चक्र समूह उसका जनक है तो उसकी जो घात है उसके बराबर, और यदि इसकी घात ज्यादा हो जाती है तो आपको पता ही है कि किसी भी ग्रुप के जो एलिमेंट है उसकी घात कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकती। तो इसलिए जो ये ऑर्डर है इसके बराबर होता है। यदि जी एक परिमित चक्रीय समूह है और यदि ए ग्रुप जी का जनक होगा यदि और केवल यदि ऑर्डर ऑफ ए है वो किसके बराबर हो जाए, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर हो जाए। यानी कि यदि किसी भी ग्रुप में कोई भी एलिमेंट एक ऐसा मिल जाए ए जिसकी जो ऑर्डर है वो किसके बराबर हो जाए, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए, तो वो ग्रुप कैसा हो जाएगा, चक्रीय समूह हो जाएगा। कब, जब उस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट ग्रुप में ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये यदि फाइनाइट है और किसी एलिमेंट का ऑर्डर है वो उसके बराबर हो गया तब अपने पास में वो कैसा कहलाता है, क्योंकि इनफाइनाइट जो ग्रुप होते हैं उनमें बहुत से एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, लेकिन वो ग्रुप क्या होते हैं, चक्रीय ग्रुप नहीं होते।
जैसे आप जेड में भी देखते हो, मान लो जेड के अंदर आप ऑर्डर निकालते हो तो 2 का, -2 का, इनके सारों के जो ऑर्डर है वो कैसे है, इनफाइनाइट है। तो क्या ये इसके जनक थोड़ी है, कभी नहीं होंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फाइनाइट ग्रुप के लिए ऐसा जरूरी है। यदि जी चक्रीय समूह है तो अपने पास में जी कैसा होगा, आबेली समूह है होगा। यानी कि जी है वो अपने पास में क्या है, चक्रीय समूह है, तो वो कैसा हो जाएगा, आबेली। क्यों हो जाएगा भाई, चक्रीय समूह है तो उसके एलिमेंट क्या होंगे, ए एन गुणा ए की पावर एम के रूप में होंगे। यदि इनके रूप में संक्रिया लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन प्लस एम, और एन प्लस एम को क्या लिख सकते हो, ए की पावर एम प्लस एन भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, ए एम स्टार ए एन। तो ये क्या हो गया, कम्यूट कर रहा है। जो चक्रीय समूह होता है वो हमेशा कैसा होता है, आबेली। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यानी विलोम सत्य नहीं है, यानी कि आबेली समूह है वो हमेशा चक्रीय समूह हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप एग्जांपल देख सकते हो, क्लाइन फॉर ग्रुप, के फॉर समूह, ये क्या है, आबेली समूह है लेकिन चक्रीय समूह है नहीं है। और सबसे छोटा अपने पास में अचक्रीय समूह इस कोटि का होता है, वो होता है 4 के, कौन सा, के4। फिर अपने पास में आता है कि जेड एन है वो क्या है, साइक्लिक समूह है। एस एन है वो साइक्लिक समूह नहीं है यदि एन की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है। यह साइक्लिक होता है सिर्फ और सिर्फ 3 या 3 से छोटे के लिए, सॉरी 3 से छोटे के लिए होता है, 3 पे भी ये साइक्लिक नहीं होता। जो डाइहेड्रल ग्रुप है डीएन, वो 2 या 2 से बड़े के लिए हमेशा कैसा होता है, नॉट साइक्लिक होता है। यानी 2 या 2 से ज्यादा यदि उसकी कोटि है तो एन है तो उसको वो साइक्लिक, जैसे मान लीजिए D2 पूछे आपसे तो वो साइक्लिक नहीं। यूएन साइक्लिक कब होता है, जब अपने पास में एन या तो 2 हो या 2 का स्क्वायर यानी कि 4 के बराबर हो, या किसी भी प्राइम नंबर की पावर के हो, या किसी प्राइम नंबर की पावर के है उसको 2 से गुणा किया हुआ हो, तभी यूएन साइक्लिक होता है। अदर जो भी केस है उनमें यूएन साइक्लिक नहीं। जो जी एल एन आर है और एस एल एन आर है ये साइक्लिक नहीं होते हैं यदि एन की वैल्यू क्या हो जाए, 2 या 2 से ज्यादा हो जाए, तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं। ये तो भाई देखिए आप देख सकते हो इनके अंदर गुणा करके। जैसे मान लीजिए अपने पास में यूएन अपने को दिया हुआ है, यूएन आपको दे दे 10, तो देखिए आप इसमें किसी भी रूप में लिख सकते हो क्या, 10 इसको लिख सकते हो 2 गुणा 5। तो देखिए ना तो ये 2 के बराबर है, ना ये 4 के बराबर है, ना ये पी की पावर के बराबर है, ना ये 2 की पावर पी के बराबर है। इसका मतलब ये साइक्लिक ग्रुप नहीं। यदि मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, देखिए 5 प्राइम नंबर है, इसको पी की पावर के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये कैसा हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। यदि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो प्राइम नंबर है, यानी ग्रुप का जो ऑर्डर है वो प्राइम यानी अभाज्य संख्या है, तब अपने पास में जी हमेशा कैसा होगा, साइक्लिक होगा। यदि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है यानी कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो वो ग्रुप हमेशा चक्रीय समूह होगा। इफ Z1 and Z2 आर साइक्लिक ग्रुप देन Z क्रॉस Z2 नीड नॉट साइक्लिक, यानी Z1 साइक्लिक है, Z2 भी चक्रीय समूह है, और इनका जो दोनों का गुणनफल है वो चक्रीय समूह हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। जेड की पावर एम गुणा जेड की पावर एन साइक्लिक होते हैं यदि जीसीडी है वो एम एन का वो किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। क्यू है, आर है और सी स्टार वाले जो समूह है वो साइक्लिक समूह है, क्योंकि इनको किसी की पावर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इफ ए इज द जनरेटर ऑफ जी देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ जी। यदि किसी ग्रुप का जो जनक है वो क्या है, ए है, तो ए इनवर्स भी उस ग्रुप का जनक जरूर होगा। ये आप बात ध्यान में रखें। जेडन के फाई एन जनरेटर्स या जनक होते हैं। तो जो जेडन अपना समूह होता है उसके आपको जनरेटर की संख्या पूछे तो अपने पास क्या होगा, फाई एन, यानी उसके फाई एन जनरेटर। एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैविंग एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स, प्रत्येक जो अनंत समूह होता है जैसे जेड है तो उसके हमेशा केवल और केवल 2 जनक हो सकते हैं, 2 से ज्यादा उसके जनक नहीं होंगे, केवल और केवल उसके, यदि वो चक्रीय समूह है, यदि प्रत्येक जो इनफाइनाइट ग्रुप है और वो क्या है, साइक्लिक है, यहाँ पे ये भी लिख लेना, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, चक्रीय समूह है, तब अपने पास में उसके केवल और केवल अनंत चक्रीय समूह है, तो उसके केवल और केवल 2 जनक होंगे। इफ G इज ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n देन G है वो आइसोमॉर्फिक होता है Zn के, यानी जितने भी परिमित जो चक्रीय समूह है वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं किसके, Zn के, समकारी सॉरी समकारी नहीं तुल्यकारी होते हैं। और यदि कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो अपने पास में पूर्णांकों का जो Z होता है ग्रुप उसके क्या होता है, तुल्यकारी होता है या आइसोमॉर्फिक होता है। तो यानी कि जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं उनकी 2 स्ट्रक्चर होती है, यदि परिमित है तो Zn के बराबर हिसाब से चलेंगे,
और वो यदि अपरिमित है, इनफाइनाइट है, तो जेड के आइसोमॉर्फिक होंगे। यानी जेड की जो प्रॉपर्टी है सारी सारी प्रॉपर्टी उस ग्रुप में होंगी। यदि जो जेड के अंदर जो जो ग्रुप जिस अपने पास में ऑर्डर के हैं वो सारे जी के अंदर होंगे। ऐसा ही अपने पास में परिमित होगा तब। यदि जेड एम गुणा जेड एन इज साइक्लिक है, तो ये साइक्लिक कब होगा? जब इसका जीसीडी किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। तब अपने पास में जेड एम गुणा जेड एन है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? जेड एम माइनस एन के आइसोमॉर्फिक होगा। यानी कि जेड एम और जेड एम क्या चक्रीय समूह है, तो अपने पास में क्या होगा? इसके आइसोमॉर्फिक होगा, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। और चक्रीय कब होगा? जब इन दोनों का जीसीडी किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। अगला आता है ग्रुप एनालिसिस। चक्रीय ग्रुप के बाद में आता है कि अपन जो अभी ग्रुप पढ़ रहे हैं उनका एनालिसिस करते हैं। तो अभी अभी अपने पहली जो थ्योरम पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि ग्रुप का ऑर्डर यदि प्राइम नंबर है तो वो ग्रुप हमेशा कैसा होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। तो यदि ग्रुप का कभी भी अपने पास में ऑर्डर आपको कोई भी प्राइम नंबर दिया हुआ है, जैसे 2 है वो प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, तो आप कहोगे ये एक चक्रीय समूह है। और अभी आपको बताया कि यदि वो चक्रीय समूह फाइनाइट है तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है? जेड एन के आइसोमॉर्फिक होता है। और चक्रीय समूह है तो अबेली तो होगा ही होगा। तो यदि ऑर्डर अपने पास प्राइम नंबर है तो वो चक्रीय भी होगा, वो अबेली भी होगा, और वो जेड एन के आइसोमॉर्फिक भी होगा। पहली चीज। अब इसके अलावा भाज्य संख्या के अलावा संख्या बच गई 1। तो पहली जो एक संख्या है, यदि एक ही एलिमेंट है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो ये ग्रुप तो चक्रीय भी होगा, क्योंकि उसको एक एलिमेंट को तो उसी एलिमेंट की पावर के रूप में लिखा जा सकता है। अबेली भी होगा, क्योंकि उसको खुद से खुद ही को गुणा करना है, तो खुद को चाहे पहले गुणा कर लो चाहे बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं। 2 और 3 तो कैसे हो गई? भाज्य संख्या हो गई, तो वो तो चक्रीय होना ही है। 4 का यदि अपन देखते हैं तो अपने पास में एक तो इसका मिलता है K4, एक मिलता है Z4। Z4 होता है वो तो चक्रीय समूह होता है, और K4 होता है वो चक्रीय समूह है नहीं होता है, और ये आबेली होता है। यानी ऑर्डर जो 4 है उसके अपने पास में 2 टाइप के ग्रुप पॉसिबल है। स्ट्रक्चर उनके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आइसोमॉर्फिक 2 चीजों के होंगे। एक तो K4 के यानी कि अचक्रीय ग्रुप जो आबेली होगा, और एक Z4 के जो कि चक्रीय होगा और आबेली भी होगा। यानी 2 ही अपने पास में पॉसिबल है। यानी अभी तक जितने भी अपन ने ग्रुप पढ़े हैं ऑर्डर के, वो सब क्या है? आबेली ग्रुप है। तो सबसे कम कोटि का जो अचक्रीय समूह होता है वो होता है 4 कोटि का। या तो Z6 हो सकता है, और जो 6 कोटि का है तो Z6 हो सकता है, S3 हो सकता है। Z6 है वो आबेली होगा, और S3 है वो अनाबेली। पहला अनाबेली समूह अपने को 6 कोटि का मिलता है। 7 अभाज्य संख्या है तो अपने पास चक्रीय हो जाएगा। 8 का अपने पास में D4 हो सकता है, Q4 हो सकता है, अनाबेली समूह है। Z8 हो सकता है, Z2 into Z4 आबेली। यानी 8 का जो अपने पास में आबेली भी हो सकता है, अनाबेली भी हो सकता है, और चक्रीय ग्रुप भी हो सकता है। उसके बाद में कुछ थ्योरम है ध्यान में रखनी है आपको कि इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू PQ, और P है वो Q से छोटा है, और P है वो डिवाइड कर रहा है Q माइनस 1 को, तो अपने पास में 2 प्रकार के क्या हो सकते हैं? ग्रुप संभव है। एक तो चक्रीय संभव है और एक अनाबेली संभव है। और यदि डिवाइड नहीं करता है तो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का संभव है, वो है चक्रीय। यदि डिवाइड कर रहा है तब तो चक्रीय हो सकता है या अनाबेली, 2 ही तरीके के ग्रुप हो सकते हैं इस ऑर्डर के। और यदि डिवाइड कर नहीं कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ चक्रीय समूह होगा। जैसे कि मान लीजिए अपने पास में ऑर्डर 6 है, तो 2 गुणा 3, देखिए 2 है वो क्या है? 3 से छोटा है, तो आप देखेंगे 2 है वो 3 माइनस 1 को डिवाइड करता है। डिवाइड करता है तो इस ऑर्डर के 2 संभव है, एक तो चक्रीय समूह है और एक अनाबेली ग्रुप संभव है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। यदि ऑर्डर है जेड का पी स्क्वायर के बराबर है तो वो हमेशा क्या होगा? आबेली ग्रुप ही होगा। पी स्क्वायर यानी 2, जैसे अपने पास में ऑर्डर अपन ग्रुप देखते हैं, ऑर्डर ऑफ 9 क्या हो गया? 3 का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर के बराबर, तो ये हमेशा क्या होगा? आबेली। यदि अपन ऑर्डर देखते हैं 10 का, तो 10 का अपन देखेंगे तो हो जाएगा 5, 2 गुणा 5, और 2 है वो डिवाइड करता है 5 माइनस 1 को, डिवाइड कर रहा है 5 माइनस 1 यानी 4 को डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड करता है तो अपने पास में 2 संभव है, एक तो हो सकता है चक्रीय ग्रुप और एक हो सकता है अनाबेली ग्रुप 10 के। इस तरीके से आप एक ग्रुप की एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप G। यानी कोई भी ग्रुप अपने को G दिया हुआ है, उसका यदि अपन कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और यदि वो अपन ग्रुप लेते हैं और वो
अपने पास में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो वो अपने पास में क्या कहलाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। यानी आपने कोई भी जी का क्या लिया, सबसेट लिया, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। और वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो वो कैसा हो गया, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। समूह का सम्मिश्र, समूह जी का कोई भी एक उपसमुच्चय क्या कहलाता है, उसका सम्मिश्र कहलाता है। और वो क्लोज यानी कि सवर्त प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यानी ए और बी यदि अपन एच में से कोई दो एलिमेंट लेते हैं और उसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाए तो वो भी उसी सेट में से आ जाए, तो वो अपने पास में क्या कहलाता है, स्थायी सम्मिश्र कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है सब ग्रुप। समूह के सम्मिश्र के बाद में जो अपना अगला जो चैप्टर आता है वो क्या आता है, उपसमूह। समूह जी का अरिक्त उपसमुच्चय एच उपसमूह कहलाता है यदि जी की बीजीय संक्रिया में एच स्वयं क्या हो जाए, समूह हो जाए। यानी जी का कोई भी अपन अरिक्त उपसमुच्चय लेते हैं और वो खुद क्या हो जाए, उसी संक्रिया में समूह हो जाए, यानी समूह की चारों प्रॉपर्टी उसमें होल्ड हो, तो वो अपने पास में क्या कहलाता है, उपसमूह कहलाता है। जैसे अपने पास में जेड प्लस है, वो आर प्लस का क्या है, उपसमूह, क्योंकि जेड प्लस है वो भी क्या है, प्लस संक्रिया के अंदर ग्रुप बनाता है, इसलिए वो क्या हो गया, आर का उपसमूह हो गया। एक तो जी स्वयं और एक तत्समक अवयव, हर ग्रुप के क्या होते हैं, कोई भी ग्रुप है उसका क्या होते हैं, उपसमूह होते हैं। तो इनको अपन बोलते हैं तुच्छ या निरर्थक उपसमूह कहते हैं। इनके अलावा जितने भी अपने पास में जो समूह होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर समूह कहलाते हैं। जी एक तो खुद हो गया और एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ये अपने पास में क्या कहलाते हैं, तुच्छ उपसमूह कहलाते हैं या निरर्थक उपसमूह। बाकी सारे के सारे क्या कहलाते हैं, उचित उपसमूह कहलाते हैं। तो अपने पास में सब ग्रुप ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज इटसेल्फ ग्रुप विद ऑपरेशन ऑफ जी। यानी जी के ऑपरेशन के अंडर ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो ये उसका सब ग्रुप हो गया। जी इटसेल्फ एंड ई आइडेंटिटी आर सब ग्रुप ऑफ जी, दिस टू आर सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप, दे आर कॉल्ड ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। अदर जो ग्रुप है वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों क्या कहलाते हैं, जी और ई, ये तो क्या कहलाते हैं, ट्रिवियल, और बाकी जो जितने भी सारे हैं अपने पास में वो क्या कहलाते हैं, नॉन ट्रिवियल कहलाते हैं। अब कुछ इसकी सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है वो अपन देख लेते हैं कि द आइडेंटिटी ऑफ ए सब ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। उप समूह का जो तत्समक अवयव होता है वो अपने पास में समूह के तत्समक अवयव के समान ही होता है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट के अंदर होना ही चाहिए, तभी वो ग्रुप फॉर्म करेगा। यदि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो वो ग्रुप नहीं बना सकता। The inverse order of any element of a subgroup is the same as the inverse order of the element regarded as a member of the group। यानी ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट का इनवर्स था वही उसके सब ग्रुप में रहेगा। यदि ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट का ऑर्डर था n, तो वो अपने पास सब ग्रुप में भी उसका ऑर्डर क्या रहेगा, n ही रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी सेम ही रहती है। और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अपन उसका डिफाइन करते हैं, ऑर्डर और इनवर्स डिफाइन करते हैं। तो जो ग्रुप में है वही उसके सब ग्रुप में रहेंगे, ऑर्डर और इनवर्स। ये आपको ध्यान में, उपसमूह के किसी अवयव की कोटि प्रतिलोम वही होंगे जो समूह में होते हैं, ये आपको ध्यान में। अब कुछ अलजेब्रा देख लेते हैं अपन कॉम्प्लेक्स के। इफ एच एंड के आर टू कॉम्प्लेक्सेज ऑफ ए ग्रुप जी, देन एच के यानी एच और के का जो कॉम्प्लेक्स किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, वो सारे अपने पास में एक्स आते हैं जिनके अंदर एच और के अंदर बाइनरी ऑपरेशन लगाने से अपने को मिलते हैं। यानी पहला एलिमेंट अपन एच से ले लेंगे, दूसरा एलिमेंट के से ले लेंगे, उनके अंदर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, तो जो एलिमेंट मिलेंगे उन सबका जो कलेक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं एच के, इसका एच के। और ये यदि तीन कॉम्प्लेक्स है तो वो एसोसिएटिव नियम को फॉलो करते हैं। किसी भी ग्रुप के यदि अपन तीन क्या ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स लेते हैं, तो वो एसोसिएटिव नियम को फॉलो करते हैं, ये आपको ध्यान में। तीसरा आता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का इनवर्स, का मतलब ये है कि वो सारे अपने पास में एच के जो एलिमेंट है उनके सारे जो इनवर्स होते हैं उनका यदि अपन संग्रह कर लें, कलेक्शन ले लें, तो वो अपने पास में कॉम्प्लेक्स कहलाता है। एच के का यदि इनवर्स लेना है तो पहले के का इनवर्स ले लीजिए, फिर एच का इनवर्स, और इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो इसके बराबर होता है। इफ एच इज ए एनी सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इनवर्स इक्वल टू एच, बट कन्वर्स नीड नॉट बी। भाई सब ग्रुप है तो उसका जो इनवर्स डिफाइन करेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर ही हो जाएगा। क्यों कि एच है वो क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो इनवर्स का जो कलेक्शन होगा तो वो अपने पास में जो सारे का सारा क्या आ जाएगा, एच के बराबर ही आ जाएगा। ए का इनवर्स है तो उसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स, और ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए। तो यदि आप
इन्वर्स का कलेक्शन लेते हो तो ए का यदि इन्वर्स का इसके अंदर आ रहा है तो उसका इन्वर्स क्या होता है, ए होता है, तो ए भी उसके अंदर आ जाएगा, और आइडेंटिटी खुद का इन्वर्स होता ही है तो वो भी आ जाएगा, तो वो सारा किसके बराबर आ जाएगा, एच की। तो यदि एच है वो सब ग्रुप है तो एच इन्वर्स किसके बराबर होता है, एच के। लेकिन एच इन्वर्स एच के बराबर हो उससे अपन ये नहीं कह सकते कि उनका क्या है, वो समूह बनाता है या नहीं बनाता। मान लीजिए अपन ने कोई भी अपने पास में सबसेट अपने उसका ले लिया जी का, और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट का इन्वर्स वाले खुद का खुद उसमें आ रहे हैं सारे, तो वो एच इन्वर्स किसके बराबर हो गया, एच के हो गया, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो वो ग्रुप कैसे बनाएगा। तो इसका इन्वर्स है वो, इसका जो थ्योरम का कन्वर्ज वो ट्रू नहीं है। यदि H इज द एनी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, देन H को H से गुणा करोगे तो H के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि वो क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण। यदि H है वो G का उपसमूह है तो H को H से गुणा करोगे तो वो H के बराबर ही आएगा, क्योंकि वो क्या है, ग्रुप है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। ए नॉन एम्प्टी सबसेट H है वो किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप है या नहीं है, तो इसके लिए देखो अलग अलग टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट आता है उसको अपन बोलते हैं टू स्टेप टेस्ट। तो यदि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है वो ग्रुप का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, तो अपने पास में ए बी बिलोंग्स टू एच, यानी कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। दूसरा ए बिलोंग्स टू एच, तो उसका इन्वर्स भी उसमें से एच में से बिलोंग करना चाहिए, यानी प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी उस सेट के अंदर होना चाहिए। बाकी आइडेंटिटी, तो इन दोनों पर भाई आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसके अंदर आ गया, क्लोजर भी हो गया और इन्वर्स भी हो गया, और एसोसिएटिव तो क्योंकि वो ग्रुप के ही एलिमेंट है तो एसोसिएटिव तो फॉलो करेगा ही करेगा। तो यदि ये दोनों स्टेप फॉलो कर रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। एक आता है वन स्टेप टेस्ट कि ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, और ए बी इन्वर्स भी क्या कर जाए, एच से बिलोंग कर जाए, तो अपन कह देंगे कि ये एच है वो क्या है, उसका सब ग्रुप है। जहाँ पे बी इन्वर्स है वो क्या है, बी का इन्वर्स है। और या अपन कह देंगे कि यदि H और H यूनिवर्स है वो किसके सबसेट है, H के सबसेट है, तब भी अपन कह देंगे कि H है वो क्या होगा, उपग्रुप होगा। या अपने पास में A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो AB बिलोंग्स टू H करें, और A बिलोंग्स टू H तो A इनवर्स भी बिलोंग्स टू H। तो ये अपन ने टू स्टेप टेस्ट देख ही लिया। या अपने पास में ये A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H, तो अपने पास में AB का जो इन्वर्स है वो भी बिलोंग्स टू कर जाएगा H से, क्योंकि उपसमूह है तो उपसमूह के लिए ये प्रॉपर्टी लागू होती है। H इनवर्स है वो हमेशा सबसेट होता है किसका, H का, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि H एक परिमित उपसमूह यानी फाइनाइट सबसेट है, तब H उप ग्रुप होगा यदि और केवल यदि, यानी कि फाइनाइट अपने पास में क्या है, सबसेट है, फाइनाइट है वो कब होगा, जब A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H और AB है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तब भी वो उसका क्या हो जाएगा, उपसमूह हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कब लागू कर सकते हैं, जब वो ग्रुप का परिमित उपसमूह है हो, परिमित उपसमुच्चय हो, तभी ये प्रॉपर्टी लागू होती है। अदरवाइज अपने को या तो वन स्टेप टेस्ट लगाना पड़ेगा या टू स्टेप टेस्ट लगाना पड़ेगा। या अपने पास में यदि H और H को गुणा करते हो वो H के बराबर आ जाता है, तब भी अपन कह देंगे H है वो क्या है, उपसमूह है। कब, जब फाइनाइट हो। और यदि फाइनाइट नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, ये H और इंटू H है वो उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है कि इफ H एंड K आर टू सब ग्रुप ऑफ G, देन HK इज द सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली HK बराबर KH। यानी कि दो सब ग्रुप है H और K, तो HK का उसका सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है, HK उसका सब ग्रुप यानी उप समूह है होगा यदि और केवल यदि HK बराबर KH हो। तो ये HK बराबर KH हो तभी उपग्रुप होगा, अन्यथा उसका उपग्रुप होना, उप समूह है होना जरूरी नहीं है। If H and K are subgroup of an abelian group G, then HK is a subgroup of G। भाई एबेलियन ग्रुप है तो उसके लिए HK बराबर किसके होगा, KH के, बराबर हो जाएगा तो फिर तो वो सब ग्रुप होना ही है। तो यदि एबेलियन ग्रुप है तो उसके लिए तो HK भी क्या होगा, उपसमूह होगा। ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी। यदि अबेलियन समूह है तब अपने पास में HK भी क्या होगा, G का उपसमूह। H1 and H2 क्या है, टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, देन H इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ द, यानी कि H और G उसके उपसमूह है तो H का और H2 का इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगा, G का उपसमूह होगा। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप, तो वो भी क्या होती है भाई, यदि आप आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेते हो तो वो भी क्या होता है, सब ग्रुप होता
है, ये आपको ध्यान में रखना है। अवयवों का स्वैच्छिक जो सर्वनिष्ठ होता है वो क्या होता है, उपसमूह होता है। यूनियन का यानी दो जो अपने पास में सेट है, सब ग्रुप है, उनका यूनियन है वो अपने पास में सब ग्रुप हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यूनियन सब ग्रुप तभी होगा जब या तो H1 है वो किसके अंदर कंटेन हो, H2 के अंदर कंटेन हो, या H2 है वो किसके अंदर कंटेन हो, H1 के अंदर कंटेन हो, तब वो क्या हो जाएगा, उपसमूह होगा। अन्यथा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो उसका उपसमूह है हो। हाँ, इंटरसेक्शन है वो हमेशा हो। यदि H अपने पास में कोई भी अपने ग्रुप के एलिमेंट लेते हैं, उसके जो पावर होती है उनका कलेक्शन है, तो वो हमेशा क्या होता है, उपसमूह है होता है, और ये उसका चक्रीय उपसमूह है होता है। यानी कोई भी एलिमेंट लिया और उसकी घात है, उनसे अपन ने क्या बना लिया, समुच्चय बना लिया, तो वो हमेशा उस ग्रुप का क्या होता है, उपसमूह है होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आबेली समूह है कोई भी, तो उसका यदि अपन उपसमूह लेते हैं वो भी कैसा होता है, आबेली ही होता है। कोई भी अबेलियन ग्रुप है तो उसका जो उपसमूह है वो भी अबेलियन होगा। अनाबेली जो समूह है उसका जो उपग्रुप है वो आबेली भी हो सकता है और अनाबेली भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि P3 है वो क्या है, नॉन अबेलियन अनाबेली। P3 क्या है, अनाबेली, लेकिन उसका उपसमूह है A3 है वो क्या है, आबेली। यानी कि अनाबेली का उपग्रुप है, उपसमूह है वो कैसा हो सकता है, आबेली हो सकता है। P4 है वो भी अनाबेली है और उसका जो उपसमूह है A4 वो भी कैसा है, अनाबेली है। तो ये क्या हो गए दोनों, यानी अनाबेली का अपने को पास अनाबेली उपसमूह भी मिल सकता है और अनाबेली का अपने को आबेली उपसमूह भी मिल सकता है। इन दोनों एग्जांपल से आप देख भी सकते हो। फिर आती है लैग्रांज थ्योरम। द ऑर्डर ऑफ ईच सबग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। किसी परिमित समूह के उपसमूह की कोटि ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है। यानी यदि कोई फाइनाइट अपने पास में ग्रुप है तो जितने भी उसके उपसमूह हैं उनकी कोटि हमेशा ग्रुप की कोटि को क्या करेगी, विभाजित करेगी। जैसे मान लीजिए कि अपने पास में फाइनाइट ऑर्डर क्या मानते हैं अपन, 10 मानते हैं, तो 10 को डिवाइड करने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, दो है, 5 है, 10 खुद है, 1 है। तो इसके 4 पॉसिबल जो अपने पास सब ग्रुप बन सकते हैं वो 4 ही ऑर्डर के बन सकते हैं। एक तो 1 का बन सकता है, 2 का, 5 का और 10 का। इसके अलावा लीजिए 3 है, वो इसका कभी भी क्या नहीं बन सकता, सब ग्रुप नहीं बन सकता 3 ऑर्डर। क्यों, 3 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो लाग्रांज थ्योरम क्या कहती है कि उसका उपसमूह है तो वो उसकी कोटि क्या करेगी, ग्रुप की कोटि को डिवाइड करेगी। कब, जब फाइनाइट ग्रुप। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। If G is a finite abelian group and D divides order of G, then G has a subgroup of order D. अब देखिए यहाँ पे यदि ये डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अपने को इस ऑर्डर का मिले ही, लेकिन पॉसिबल ऑर्डर है, ये तो संभव ऑर्डर है। हो सकता है 2 ऑर्डर का अपने पास कोई भी ग्रुप नहीं मिले, हो सकता है 2 ऑर्डर के अपने पास में 2 ग्रुप मिल जाए, ये तो संभव ऑर्डर है। लेकिन यदि वो अबेलियन ग्रुप है और फिर डी डिवाइड करता है तो उसका अपने पास में उस कोटि का उपसमूह है, होगा ही होगा। अब हो सकता है उस कोटि का एक उपसमूह हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, लेकिन कम से कम एक तो होगा ही। कब, जब वो परिमित ग्रुप हो और आबेली समूह भी हो, तब अपने पास में उस कोटि के अपने पास में अपने को कम से कम एक तो मिलेगा ही। तीसरा अपने पास में आता है कि यदि D डिवाइड्स N और ZN है वो क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, मतलब ZN है वो क्या होता है, साइक्लिक ही होता है, में D कोटि का अद्वितीय उपसमूह होता है। यदि अपने पास में मान लीजिए कोई ZN है और यदि उसमें जैसे ZA6 है तो इसको डिवाइड कौन करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है और 6। तो देखिए 2 और 3 इसको डिवाइड करते हैं तो इसका यूनिक सब ग्रुप होगा, यानी एक उसका 2 कोटि का होगा, एक 3 कोटि का होगा और 6 और 1 का तो होना ही है। तो इसके जो ग्रुप होंगे वो यूनिक होंगे यानी अद्वितीय होंगे। बाकी के अंदर जैसे ये वाली थ्योरम क्या कहती है कि परिमित एबेलियन है तो अपन कम से कम एक होगा, हो सकता है उस कोटि का अपने को एक से ज्यादा भी मिल जाए। और यदि ये अद्वितीय कहता है तो कब कह सकते हैं, जब अपने पास में जेड एन में यदि डिवाइड कर रहा है तो फिर वो उसको ग्रुप में का उसका उपसमूह होगा और उसका केवल एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इफ ऑल सब ग्रुप ऑफ जी आर एबेलियन देन जी इज एबेलियन। यदि किसी भी आबेली कोई समूह दिया हुआ है उसके जितने सारे टोटल जो उपसमूह बन सकते हैं वो क्या है, आबेली, तो जी भी क्या होगा, आबेली। अब इसका आप प्रूफ बहुत इजीली देख सकते हो कि भाई क्या करा है, सारे सभी उपसमूह है तो सभी उपसमूह में तो जी खुद भी आ गया, वो कैसे है, आबेली, तो जी स्वयं आबेली हो गया ना। जी स्वयं खुद का क्या होता है, उपसमूह होता है, और ये कह रहा है उसके सारे उपसमूह क्या है, आबेली, तो जी खुद भी क्या होता है, खुद का उपसमूह होता है, तो वो भी कैसा हो गया, आबेली। आप ये यहाँ से देख सकते हो। अब आता है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन जेड एन, तो किसके बराबर होता है, टो एन के बराबर होता है।
टो एन आपको बताया था क्या होता है। और यदि अपन डाइहेड्रल ग्रुप के सब ग्रुप देखें तो वो किसके बराबर होता है, टो एन प्लस सिग्मा एन के बराबर होता है। फिर आता है कि ऑर्डर ऑफ एच के किसके बराबर होता है, ऑर्डर एच का फिर के का, दोनों को गुणा कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए एच इंटरसेक्शन के ऑर्डर से, तो अपने को ऑर्डर मिल जाएगा एच और के। यदि ग्रुप का ऑर्डर है पी क्यू और पी है वो लेस देन क्यू है, तो अपने पास में जी हैज ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू, यानी जो बड़े वाली प्राइम संख्या है, जैसे अपने पास में 2 गुणा 3 है 6, 6 कोटि का, तो जो 3 है वो 2 से बड़ा है, यानी 3 कोटि का अपने पास में जो उप समूह होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा, ये केवल एक ही होगा। ये थ्योरम आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है समूह का केंद्र, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप में वो सारे अपने पास में जी के एलिमेंट आते हैं, जो जी के जो एलिमेंट है बाकी सारे एलिमेंट उनके साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। यानी सेंटर में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो जी के जितने भी एलिमेंट है उन सब के साथ कम्यूट कर रहे हैं, वो सारे एलिमेंट का जो कलेक्शन लेके अपन बनाते हैं वो समूह का केंद्र कहलाता है। अब चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सारे के साथ में क्या करता है, कम्यूट करता है, तो वो ये जो जेड जी है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, फाई के बराबर नहीं हो सकता, कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, और वो क्या होगा, तत्समक अवयव। अब देखिए जेड जी है वो क्या होता है, सब ग्रुप होता है जी का, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। और जेड जी जी के बराबर तभी होगा जब जी क्या होगा, अबेलियन होगा। यदि जी अबेलियन होगा तब जेड जी किसके बराबर होगा, जी, क्योंकि भाई अबेलियन ग्रुप है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या करेगा, सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा होगा, और कम्यूट कर रहा है तो वो जेड के अंदर, जेड जी के अंदर आ जाएगा, और जेड जी में आ जाएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। और जी के बराबर है तो वो अबेली होगा, और अबेली है तो भी किसके बराबर होगा, जेड जी के, जेड जी है वो जी के बराबर ही होगा। और यदि साइक्लिक है तो भी उसके बराबर होगा, क्यों कि साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है भाई, साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप है तो वो तो आबेली होगा ही, आबेली होगा तो वो उसके अंदर क्या हो गया, जेड जी किसके बराबर हो गया, जी के। लेकिन ऐसा विलोम सत्य नहीं है कि जी है भाई जेड जी किसके बराबर हो गया, जी के, तो आप कह दो कि वो ग्रुप साइक्लिक होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि ये तो आप अबेलियन ग्रुप में देख सकते हो कि अबेलियन ग्रुप में जेड जी किसके बराबर है, जी के, लेकिन वो साइक्लिक ग्रुप में नहीं है। आप उदाहरण देख सकते हो के4, के4 का जब आप जेड जी निकालोगे तो वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, तो इसका विलोम सत्य नहीं। हाँ साइक्लिक ग्रुप है तो उसके लिए अपने पास में जेड जी किसके बराबर होगा, जी के बराबर। अब आप कुछ ग्रुप के क्या देख सकते हो, सेंटर देख सकते हो, Q4 के अंदर आप देखते हो तो कम्यूट करने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 और -1, बाकी कम्यूट नहीं करते। क्यों नहीं करते, आप ये भी देख सकते हो कि आई और जे का जो गुणा करोगे वो के बराबर होता है, और जे का आई के साथ करोगे तो वो किसके बराबर होता है, -के बराबर होता है। तो ना आई कम्यूट करता, ना जे कम्यूट करता, ना के कम्यूट करता। तो जब कम्यूट ही नहीं करते एलिमेंट के साथ में तो सेंटर में नहीं आएंगे। सिर्फ एक और -1 ऐसे हैं जो सारे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट। यानी एक को आई से गुणा कर दो, जैसे आई को एक से गुणा कर दो, आना क्या है, आई ही आएगा। तो ये इसके जो अपने पास में आ गए 1 और -1। ऐसे ही के4 है वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है, और अबेलियन ग्रुप है तो इसके अंदर अपने पास में एलिमेंट क्या आ गया, अबेलियन ग्रुप तो स्वयं ग्रुप के बराबर ही होता है उसका सेंटर। एन है वो अपने पास में ए1 और ए2 के लिए क्या होता है, अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप है तो वो कैसा आ जाएगा, उसके बराबर ही आ जाएगा। ए3 है वो भी क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, तो ए3 का सेंटर किसके बराबर आ जाएगा, ए3 के बराबर आ जाएगा। एस एन का जो अपने पास में सेंटर होता है वो 1 होगा, कब, जब अपने पास में एन की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो। 3 से होगा तो एस एन क्या हो गया, एनाबेली हो गया, तो उस टाइम उसके सेंटर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, एक एलिमेंट आएगा, कौन सा, आइडेंटिटी, यानी ये आई के बराबर होगा। और एस एन ए4 है उसमें भी क्या होगा, जो उसका सेंटर है उसमें भी अपने पास में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट। और यदि अपने को Z1 क्रॉस Z2 का सेंटर निकालना है तो अपन पहले Z1 का निकाल लेंगे, फिर Z2 का निकालेंगे, दोनों को क्रॉस कर देंगे तो बराबर होगा। और यदि किसी ग्रुप का सेंटर निकालना है, फिर उसका सेंटर निकालिए, फिर उसका सेंटर, फिर उसका सेंटर, ऐसे कितनी भी बार निकालिए वो सेंटर के बराबर ही होगा, क्योंकि जो सारे एलिमेंट उसके अंदर है वो बाकी के साथ कम्यूट करते हैं। फिर दोबारा निकालोगे तो कम्यूट करने वाले देखोगे तो कम्यूट करने वाले ग्रुप तो वो जो जेड जी के अंदर है वही मिलेंगे। अब देखिए ऑर्डर ऑफ जेड जी बराबर पी हो या पी स्क्वायर हो, तो जो इसके अंदर आता है जेड जी में वो जी के बराबर ही आता है। क्यों कि पी प्राइम नंबर है तो वो कैसा हो गया, चक्रीय समूह हो गया, चक्रीय समूह आबेली होता है, आबेली होता है तो वो ग्रुप के बराबर आ जाएगा। पी स्क्वायर हमेशा आबेली होता ही है तो वो भी किसके बराबर आ गया, यदि पी क्यूब है तब अपने पास में इसके सेंटर में या तो पी क्यूब एलिमेंट होंगे या पी एलिमेंट होंगे। पी क्यूब होगा जब यह आबेली हो, और पी होगा जब यह अनाबेली हो। भाई आबेली ग्रुप हो गया तो पी क्यूब के बराबर ही आ जाएगा, और यदि आबेली नहीं है तो उसके सेंटर में कितने होंगे, पी एलिमेंट होंगे। आगे इसका प्रूफ मैं आपको करवा दूंगा।
फिर आता है सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए, किसी भी अवयव का केंद्रीय कारक। तो कोई भी एलिमेंट है उसका अपने को केंद्रीय कारक निकालना है, तो अपन जी के अंदर वो एलिमेंट ढूंढेंगे जो ए के साथ क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। यानी जितने भी एलिमेंट ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं उन सब का संग्रह करेंगे तो अपने पास में किसी भी अवयव का क्या होगा, केंद्रीय कारक। और ये हमेशा जी का क्या होता है, उपसमूह होता है। और जो अपने पास में सेंटर होता है वो भी किसी भी अवयव का अपन सेंट्रलाइज निकालते हैं उसका क्या होता है, सबसेट होता है। और जो अपना सेंटर होता है वो सारे अवयव का यदि सेंट्रलाइज निकाल के उसका इंटरसेक्शन ले लें तो उसके बराबर आता, ये आपको ध्यान में रखना है। ए इनवर्स का सेंट्रलाइजर और ए का जो सेंट्रलाइजर होता है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आता है कोसेट यानी सहकुलक। यदि एच है वो जी का क्या है, उपसमूह है, तब अपने पास में ए एच यानी कि एक कोई एलिमेंट है अपने पास में जी का, और फिर एच के जो सारे एलिमेंट हैं उनके साथ में उसकी संक्रिया करवाते हैं तो जो सेट बनता है वो अपना कहलाता है लेफ्ट कोसेट। और बाया सहकुलक, अच्छा उल्टा लिख दिया गया ये, हाँ सही है, बाया सहकुलक। और एच ए बराबर, यदि अपने पास में एच के सारे एलिमेंट जो ए के साथ में यदि संक्रिया कराते हैं तो जो उनसे अपने पास सेट मिलता है वो उसका कहलाता है राइट कोसेट। तो कोसेट को इस तरीके से डिफाइन किया जाता कि ए एलिमेंट ले लिया अपने, मान लो कोई भी सेट का, और फिर उसके पास में जो सबसेट है, उप समुच्चय है जिसमें उपग्रुप बना रहा है, तो उसके जो एलिमेंट के साथ उसकी क्या कर लेंगे, संक्रिया करवा के जो अपने पास में सेट मिलेगा उसका कलेक्शन क्या कहलाता है, बाया सहकुलक और दाया सहकुलक। अलग अलग होते हैं, यदि बाई साइड से कर रहे हो तब तो अपने पास बाया हो जाएगा, और दाई साइड से अपन उसकी संक्रिया कर रहे हैं तो दाया सहकुलक हो जाएगा। ये हमेशा उपसमुच्चय होते हैं किसके, जी के, लेकिन इनका उपग्रुप होना जरूरी नहीं है। पहली बात हमेशा ध्यान रखें कि सहकुलक हमेशा उपग्रुप हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये उसके जी के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं बस। एच का यदि अपन ई से गुणा करें या ई का एच के साथ में करें तो हमेशा एच के बराबर ही आएगा, ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी भी साथ संक्रिया करो हमेशा वही एलिमेंट आ जाता है तो वो एच के बराबर ही आ जाएगा। और एच के किसी भी एलिमेंट को यदि एच से करोगे तो वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी से किसके अंदर आ जाएगा, एच के अंदर ही आ जाएगा, तो वो भी किसके बराबर होता है, एच के बराबर होता है। एनी टू राइट और या लेफ्ट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, यानी कोई भी दो बाएं या दाएं सहकुलक होते हैं वो या तो असयुक्त होते हैं या दोनों बराबर होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। यानी या तो उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, और यदि एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये देखिए यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि यदि ए बिलोंग्स टू करता है एच बी में से, यानी ए एच बी में से बिलोंग करता है और अपने को पता है ए बिलोंग करता है एच ए में से, भाई खुद के जो सहकुलक बनाते हो उसमें तो बिलोंग करता ही है, क्योंकि एच के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट के अपने ई के साथ संक्रिया करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो ए एच ए में से बिलोंग कर गया, एच बी में से भी, यानी दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या आ गया, एक। और ये क्या कह रहा है कि सहकुलक या तो असयुक्त होते हैं या समान होते हैं, तो यानी एक भी एलिमेंट आ गया इसका मतलब उनको अब क्या होना पड़ेगा, समान ही होना पड़ेगा, या तो वो डिसजॉइंट हो सकते हैं या समान हो सकते हैं, दो ही कंडीशन। ये कह रहा है एक एलिमेंट तो उसमें कॉमन आ ही गया, यदि एक आ गया तो फिर तो बाकी सारे आने पड़ेंगे, क्योंकि या तो वो दोनों समान होंगे या दोनों असयुक्त होंगे, ये चीज आप ध्यान में रखें। If H is a subgroup of a group G, then G is equal to the union of all right या left coset of H in the G। यानी H के जितने भी अपने पास में लेफ्ट कोसेट है उन सारों का यदि यूनियन लिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, G के। या जितने भी राइट कोसेट्स हैं उनका सारों का यूनियन लिया जाए तो किसके बराबर होगा, G के बराबर। यानी आपके पास सेट H है, उसके आपने अलग अलग क्या निकाल लिए, राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट निकाल लिए, और उन सब का यूनियन किया तो वो हमेशा ग्रुप के बराबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि इफ आगे वाली प्रॉपर्टी जो है कि इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, देन यदि H है वो किसका है, G का क्या है, उप समूह है, तब F H A से H B में अपन एक 1-1 करस्पॉन्डेंस डिफाइन कर सकते हैं। कब, जब अपने पास में H और G क्या है, H है वो G का क्या है, उप समूह है, तो उसके लेफ्ट कोसेट से राइट कोसेट में अपन एक क्या कर सकते हैं, 1-1 करस्पॉन्डेंस डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, उसके जो लेफ्ट कोसेट्स हैं उनसे अपन एक 1-1 और यानी ऑन टू क्या कर सकते हैं, मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से, एच ए इनवर्स, यानी एफ ए एच है वो किसके बराबर हो जाए, एच ए इनवर्स के बराबर हो जाए। तो ये जो मैपिंग होती है वो एक की भी होती है और अच्छादक भी होती है, 1-1 ऑन टू होती है, तो ये आप ध्यान में रखें। यदि ए एच और बी एच है दोनों कोसेट्स क्या है, बराबर है, तो यहाँ से ये है कि ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, और ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, और एच क्या है, उप समूह है, तो ए इनवर्स बी का इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा, एच से। और ये आप ए और बी का इनवर्स लोगे, भाई ए बी
इसका इन्वर्स लोगे तो वो क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स। ए इन्वर्स का डबल इन्वर्स लोगे तो ए के बराबर आ जाएगा, और वो भी किसमें से बिलोंग करेगा, एच में से, क्योंकि भाई एच यदि क्या है, उपग्रुप है, तो उसका इन्वर्स भी किसमें से बिलोंग करेगा, एच में से। तो ये यदि दोनों कंडीशन है तब ये दोनों बराबर होते हैं। और एच ए और एच बी बराबर है तो ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच या बी ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, ये आप ध्यान में रखें। और यदि एच ए का इन्वर्स करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, ए इन्वर्स एच के बराबर होता है, ये आप ध्यान में रखें। ए एच है वो किसके बराबर होता है, एच के, कब, जब ए बिलोंग्स टू करता है एच, यानी ए खुद एच से बिलोंग कर रहा है तो उसका जो लेफ्ट कोसेट है वो एच के बराबर ही आ जाएगा, या राइट कोसेट है वो भी एच के बराबर ही आ जाएगा। ए एच है वो जी का उप समूह होगा यदि और केवल यदि ए है वो बिलोंग्स टू एच। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो ए एच और ये होते हैं ये उसका क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, ना कि उप समूह। उप समूह कब होगा, जब ए है वो किससे बिलोंग करता हो, उस उप समुच्चय से बिलोंग करता हो, तब उसका जो ये कोसेट है वो क्या हो जाएगा, उप समूह हो जाएगा। ए एच, एच, एच बी, एच ए, बी एच, इन सब के अंदर जो एलिमेंट की जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यानी एच के जो जितना एलिमेंट होते हैं उतने उसके लेफ्ट कोसेट में होते हैं किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, उतने किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो राइट कोसेट होता है उसके अंदर होते हैं। अब आता है एच का जी में इंडेक्स। ये इंडेक्स कब डिफाइन करते हैं, जब एच क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो एच का जो जी में इंडेक्स होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच, यानी कि नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट। तो जो इंडेक्स होता है वो अपने पास में उसके कितने अपने पास में लेफ्ट अलग अलग क्या आ रहे हैं, कोसेट आ रहे हैं, या कितने उसके अलग अलग राइट कोसेट्स आ रहे हैं, उनका जो संख्या होती है वो क्या कहलाता है, उसका इंडेक्स। और यदि ग्रुप है वो फाइनाइट है तब वो किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच। तो ये ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ एच कब अपन लगा सकते हैं, जब ये ग्रुप क्या हो, जी परिमित हो। यदि परिमित नहीं है तो ये नहीं लगता, उस टाइम अपने को क्या निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट निकालने पड़ते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। दूसरा अपन कहते हैं ए बी मोडुलो एच के रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंट है, कब, जब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी ए बी इनवर्स यदि एच से बिलोंग करता है तो ए और बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, मोडुलो एच के रिस्पेक्ट में। और ये जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तुल्यता संबंध होता है। भाई आप सब तुल्य चेक कर सकते हो, ए का ए इनवर्स करने मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट किसमें से बिलोंग करता है, एच में से। ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी किसमें से बिलोंग करेगा, एच में से। तो बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी बी का ए से रिलेशन होगा, तो ये सबमिट भी हो गया। इसी तरीके से आप ट्रांजिटिव भी प्रूव कर सकते हो, और ट्रांजिटिव में आप देखोगे कि यदि ए बी बिलोंग टू एच और बी सी बिलोंग्स टू एच तो ये एलिमेंट है क्लोजर प्रॉपर्टी से, दोनों का गुणनफल भी किसमें से बिलोंग करेगा, एच में से। यानी ए सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच और ए सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी क्या हो गया, ए और सी मॉडुलो एच। तो ये हो गया अपने पास में तुल्यता संबंध। क्लास डिफाइन करते हैं ए से, यानी ए के साथ में जो सारे एलिमेंट क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट है, उन सब का जो कलेक्शन आता है अपने पास में वो केस में आ जाएगा, ए की क्लास में आ जाएगा। यानी ए का जिन जिन के साथ में रिलेशन है उनका यदि अपन समुच्चय बनाते हैं तो वो ए की क्लास में आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपने पास में जेड एल कोई क्या है, उप समूह है, और एच उसका 3n वाला क्या है, उप समूह है। तो देखिए पहले पहले उसका सर्कुलर निकालेंगे, एच जीरो, भाई अपन ने क्या ले लिया, ए एलिमेंट ले लिया जीरो। तो जीरो सब में ऐड करोगे तो एच के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। यदि सब में वन ऐड कर दोगे तो देखो -9 में एक ऐड करोगे -8, -6 में एक ऐड करोगे -5, 3 में एक ऐड करोगे 4, 6 में एक ऐड करोगे 7, तो ये सेट आ गया। H2 करोगे तो ये आ गया -7, -4, 5, 8, ये सारे जो संख्या है वो आ गई। H3 जैसे ही करोगे तो अपने पास में क्या आ गया, -6, -3, और ये किसके बराबर आ गया, H के बराबर ही आ गया। तो डिफरेंट डिफरेंट जो अपने पास में जो इसके सेकुलर मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। कौन कौन से, H+1, H+2, और ये अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि तीनों का यूनियन किसके बराबर होना चाहिए, जी के। तो आप चेक कर सकते हो, देखो तीनों का यूनियन किसके बराबर आ रहा है, जेड के बराबर आ रहा है। इस तरीके से आप इनके सेकुलर निकाल सकते हो और फिर उनसे ये प्रॉपर्टी चेक भी कर सकते हो, अभी जो बताई है वो आपको। और इंडेक्स निकालना हो तो टोटल अपने पास में सेकुलर कितने थे, तो यहाँ पे देखो 3 आए थे, तो इसका जो इंडेक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपने पास में आता है वो आता है नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि विशिष्ट उप समूह है। नॉर्मल उप समूह है क्या होता है, या विशिष्ट या प्रसामान्य उप समूह है क्या होता है। ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी एंड फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच। एक्स एच एक्स इनवर्स किस में से बिलोंग करे, एच में से बिलोंग करे, तब अपन कहेंगे कि ये ग्रुप कैसा है,
विशिष्ट उपसमूह है, प्रसामान्य उपसमूह है या नॉर्मल सब ग्रुप है। तो कोई भी उपसमूह एच विशिष्ट उपसमूह कहलाता है यदि कोई भी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी और फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच के लिए अपने पास में एक्स यूनिवर्स किसमें से बिलोंग कर जाए, एच में से, तो उसको अपन कह देंगे कि ये क्या होता है, विशिष्ट उपसमूह। यानी एक्स यूनिवर्स है वो किसके बराबर हो, एच के बराबर हो, सारे एलिमेंट एक्स से बिलोंग कर रहे, एक्स है वो जी से बिलोंग कर रहे हो उनके लिए, तो अपन उसको कहते हैं कि एच है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। और उसको डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। सिंपल ग्रुप, ए ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड ए सिंपल। कोई भी सरल समूह कहलाता है यदि उसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। यानी एक तो जी और एक खुद जो अपने पास में सेट जी और एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, उनके अलावा उसका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो अपन उस ग्रुप को क्या कहते हैं, सिंपल सब ग्रुप कहते हैं। और यदि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा एक अपने पास में ऐसा अपने को समूह मिल गया जो नॉर्मल है, तो अपन उसको क्या कहेंगे कि वो सिंपल है नहीं है। तो सरल समूह जी का कोई भी उचित विशिष्ट उपसमूह नहीं हो तब अपन जी को सरल समूह कहते हैं। A subgroup H of a group G is normal group of G if and only if each left coset of H in a G is the right coset of H in a G। यानी प्रत्येक जो लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट के बराबर हो जाए तो अपने पास में वो क्या कहलाता है, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। H है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है यदि और केवल यदि बायां सैकुलक दाएं सैकुलक के बराबर हो जाए, या एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है जी का यदि और केवल यदि कि यदि कोई भी आप दो लेफ्ट कोसेट को गुणा करते हो तो अपने को एक लेफ्ट कोसेट मिल जाए, या कोई भी दो राइट कोसेट को गुणा करते हो और अपने को क्या मिल जाए, राइट कोसेट ही मिल जाए, तो अपन कहते हैं कि एच है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। H1 और H2 यदि दो जी के नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसका इंटरसेक्शन तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा, और यूनियन उनका जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप नॉर्मल हो, क्योंकि H1 और H2 का इंटरसेक्शन है, उनका नॉर्मल सब ग्रुप है तो होना दूर की बात है वो सब ग्रुप हो ऐसा ही कोई जरूरी नहीं है। हाँ, H1 और H2 का गुणा है वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि वही नॉर्मल है तो H1 H2 H1 के बराबर होगा। भाई देखो नॉर्मल सब ग्रुप है तो उनके लिए क्या होगा, H1 H2 किसके बराबर हो जाएगा, H2 H1 के बराबर होगा। और यदि ये होता है तो आपको पता ही है कि H उसका हमेशा क्या होता है, उपसमूह होता है, और ये कैसा होगा, नॉर्मल उपसमूह होगा। लेकिन यूनियन का नॉर्मल उपसमूह होना जरूरी नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। इंटरसेक्शन हमेशा होगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबेलियन या साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल। भाई कोई भी एबेलियन समूह है तो उसका तो आपको पता ही है कि कोई भी उपसमूह ले लीजिए वो हमेशा क्या करेगा, एक्स एक्स यूनिवर्स है वो बिलोंग्स टू किस में से करेगा, एच में से ही करेगा, यानी कि वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी चक्रीय समूह का और कोई भी एबेलियन समूह का यदि कोई उपसमूह है तो वो हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल होता है। इफ जी is a group and H is a subgroup of index 2 in G, then H is the normal subgroup। यानी किसी भी यदि ग्रुप का इंडेक्स 2 है तो वो हमेशा क्या होता है, उस ग्रुप का विशिष्ट उपसमूह होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि किसी भी उपसमूह का इंडेक्स अपने पास में यदि क्या आ गया, 2 आ गया, तो वो हमेशा कैसा होगा, प्रसामान्य उपसमूह होगा। यदि H का जी में सूचकांक 2 है तो H क्या होगा, हमेशा प्रसामान्य उपसमूह होगा। तो अपन कह देंगे अच्छा वो नॉर्मल है। जैसे कि अपन समक्रमचयों का देखते हैं तो उनका जो सूचकांक है अपने पास में वो 2 है, इसका मतलब वो उसके क्या है, नॉर्मल उपसमूह है। तो जितने भी समक्रमचयों का जो समूह होता है एन, वो हमेशा पी एन का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। यदि ऑर्डर ऑफ इंडेक्स है अपने पास में वो क्या आ जाए, पी प्राइम नंबर आ जाए। यदि किसी भी एच सब ग्रुप है उसका जो इंडेक्स है वो प्राइम नंबर आ जाए तथा पी है वो ऑर्डर जी को विभाजित करने वाली सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी क्या है, भाज्य संख्या है, तो एच क्या कहलाता है, नॉर्मल। देखिए भाई ऑर्डर एग्जांपल से आप देख सकते हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इंडेक्स निकाला मैंने, तो देखिए 105 को अपन लिख सकते हैं 3 5 गुणा 7, तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो गए, या तो अपने पास में 35 गुणा, इसको अपन लिख सकते हैं 35 गुणा 3। तो यदि मैं 35 ऑर्डर का इसमें ग्रुप लेता हूँ तो इसका इंडेक्स कितना आ रहा है, 3, और वो सबसे छोटी इसमें जो भाज्य संख्या वो भी क्या है, 3 ही है। जो ग्रुप का ऑर्डर है उसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या भी क्या है, 3 ही है। इसके अलग अलग मैंने लिखे तो 3 5 7, तो इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या थी, 3।
यानी जो अगर 35 का इंडेक्स कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या आ रहा है, इसका मतलब एच कैसा हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना। यदि एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और के कोई भी सब ग्रुप है जी का, एच तो नॉर्मल है और के सिर्फ और सिर्फ सब ग्रुप है, तो अपने पास में इस तरीके से है कि एच है वो क्या है, के का तो क्या है, के अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, और के है वो किसके अंदर कंटेन कर रहा है, जी के अंदर कंटेन कर रहा है। तो एच है वो किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, के का। तो एच है वो किसका सब ग्रुप होगा, नॉर्मल के का। क्या लिख दिया मैंने, तो ये आप ध्यान में रखें। तो किसका होगा, के का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये आप ध्यान में रखें। फिर आता है यदि एच है वो सब ग्रुप है जी का, और एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो इसका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा किसका होता है, एच का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना कोई जरूरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आप ध्यान में रखें। यदि एच है वो क्या है, नॉर्मल अपने सिर्फ और सिर्फ क्या है, सब ग्रुप है, और एन है वो नॉर्मल है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो एच का तो क्या हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, लेकिन जी में नॉर्मल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और यदि एन है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, एच है वो जी का सब ग्रुप ही है, तो इनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप होता है, नॉर्मल होना जरूरी नहीं। एच इज द ओनली सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एम इन द ग्रुप जी, देन एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यानी एम कोटि का सिर्फ और सिर्फ अपने पास में जी का क्या है, एक ही उपसमूह है, तो वो हमेशा क्या होता है, विशिष्ट उपसमूह होता है। आप चेक भी कर सकते हो। मान लीजिए कि अपने पास में एच है, उसका ऑर्डर क्या है, एम है, तो अपने को बताया कि एक्स एच एक्स यूनिवर्स का ऑर्डर भी कितना होता है, एम ही होता है। और यदि एच सब ग्रुप है तो अपने पास में एक्स एच एक्स यूनिवर्स है वो भी क्या होता है, सब ग्रुप होता है। अब बताओ ये क्या कह रहा है कि ओनली एक ही ग्रुप ऐसा है पॉसिबल है जिसका ऑर्डर क्या है, एम है। यहाँ तो अपने पास दो हो गई, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बराबर हो गए तो एक्स एच बराबर किसके हो गया, एक्स एच एच एक्स के बराबर हो गया, यानी कि अपने पास में एच कैसा हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप। तो यदि सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही उस कोटि का अपने पास में ग्रुप है तो वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ऑल सब ग्रुप ऑफ क्यूब फोर आर नॉर्मल बट क्यूब फोर इज नॉन अबेलियन। तो यहाँ से एक निष्कर्ष क्या निकला कि क्यूब फोर के सभी उपसमूह हैं वो क्या है, प्रसमान है, परंतु क्यू का अनाबेली समूह। यानी यदि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके सारे उपसमूह है नॉर्मल हो, तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि वो ग्रुप आबेली होगा, कभी भी नहीं कह सकते। वो ग्रुप अनाबेली भी हो सकता है। ऐसा अपने पास एग्जाम्पल भी है Q4, जिसके सारे जो उपसमूह है वो क्या है, नॉर्मल है, लेकिन जो Q4 खुद है वो कैसा है, अनाबेली समूह है। तो ऐसा कोई भी आप मन में वहम ना पाले कि यदि Q के सभी भी उपसमूह प्रसमान है तो वो Q4 है, वो जो G है वो क्या होगा, अबेलियन होगा, या तो वो हमेशा अनाबेली भी हो सकता है, वो अबेलियन भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अबेली हो। जेड जी है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। S3 है, उसके जो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं वो एक तो होता है आइडेंटिटी खुद, एक होता है सन खुद, और एक होता है AN। इसके अलावा कोई भी उसके क्या नहीं होते, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होते। और Na है, किसी ग्रुप का जो सेंट्रलाइजर है वो अपने पास में ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो उसका सब ग्रुप होगा ही, नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये अपने पास में थी नॉर्मल सब ग्रुप की बातें, जो अपने को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। बाकी अपन सारा का सारा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।